श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी बुद्धदेव, श्री गणेश मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम अलग से लघु पंचांग के रूप में नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग आज के तारे बोलते हैं, यानी नक्षत्र आज का चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और भ्रमण कर रहे हैं और जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है, उनके अनुसार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज के दिन शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संकेत लेकर आए तारे। आज के तारे क्या क्या है? यह तारे इसे ताराबलन कहा जाता है और मूलतः यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिससे पूरे जीवन काल के बारे में ग्रहों की स्थिति, शुभता अशुभता जान सकते। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग चंद्रबल, राशि के अनुसार आज का दिन कैसा है, विभिन्न राशि में जन्मे जातकों के। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में चौथा भाग चौघड़िया से संबंध है। चौघड़िया एक प्रकार का भूत ज्योतिष है जो किसी भी कार्य के लिए शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, कब वह शुभ और अशुभ अवधि है, कब उस कार्य को करने की। वह कार्य चाहे हमारे दैनिक कार्य से संबंधित हो, हमारे पहली बार किए जाने वाला कार्य हो, पूजा पाठ हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करें, ये सारे कार्य के लिए चौघड़िया उपयुक्त हुआ करता है। और चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने यूट्यूब पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग पोस्ट भी किया है। यूट्यूब पर चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांच और अंतिम भाग अंक, अंकों के अंक में जन्म लेकर हम अंकों को ही न पहचाने और अंक कितने शुभ हैं कितने शुभ, शुभ अंकों को उचित का उचित प्रयोग और अशुभ अंकों को शुभता में परिवर्तन करने हेतु अंकों को जानना, पहचानना, समझना और उनका ठीक से उपयोग करना, इस प्रस्तुति का उद्देश्य है। साथ ही साथ आज विभिन्न तिथियों की, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का अंक शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आया, यह भी इसी तो अंक बोलते हैं। आइए अंक को समझने और उनकी भाषा को जानने के लिए इस प्रश्न हम चलते हैं। विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। इस प्रकार पूरी प्रस्तुति दैनिक पंचांग का आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक, उपयोगी होने वाला है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए ये सारी प्रस्तुति को संजो कर लाए हैं आपके उपयोगिता के लिए, सभी के कल्याण के। चलिए पंचांग में चलते हैं। पंचांग में आगे बढ़ने के पूर्व पंचांग के संदर्भ में जान यदि हम चर्चा न करें तो हमारी पूरी प्रस्तुति अधूरी रह सकती। इसलिए पंचांग की आइए भूमिका जीवन में देखते। हम सब जानते हैं कि पंचांग से हम शुभ और अशुभ जान सकते हैं,
किंतु उसकी यह सीमा उतनी ही, यह हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हम सबका आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग की महत्ता को देखते हुए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सभी माध्यम बनकर पुण्य के भागी। तो चलिए YouTube के सौजन्य से प्रस्तुति पे आगे बढ़ते हैं और जो आपके लिए आप तक YouTube के माध्यम से इस प्रस्तुति को पहुंचा पाने में समर्थ। चलिए श्री राम का उद्घोष करते हुए पर चलते हैं पहले भाग। जय श्री राम। स्वागत है आपका पहले भाग में। और आज का दिनांक 17 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष कृष्ण, साकर संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलयुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:29 पर। आज का सूर्योदय आज का सूर्योदय 6:29 पर, सूर्यास्त 5:02 पर। Sunrise at 6:29 AM and sunset at 5:02 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा में शुभता। पंचांग के पांचवा वार बुधवार, तिथि देर रात्रि 2:32 तक त्रयोदशी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र संध्या में 5:11 तक विशाखा, उसके बाद अनुराधा। योग अपराह्न 2:17 तक सुकर्मा, उसके बाद धृति। और करण अपराह्न 1:15 तक गाय, तत्पश्चात देर रात्रि 2:32 तक वरिष्ठ और विष्णु, तत्पश्चात विष्णु। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है और उनकी शुभता कैसी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक भोलेनाथ, आज त्रयोदशी तिथि है, भोलेनाथ भोजन पर है और तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि होती है जो कि भोलेनाथ शमशान में है, दोनों शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृत काल प्रातः 7:17 से 9:05 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग प्रातः 5:11, संध्या 5:11 से रात्रि के 6:30 तक। रवि योग आज नहीं है। विजय मुहूर्त का प्रारंभ 1:31 से 2:13 तक। गोधूली विला संध्या 4:58 से 4:59 से 5:26 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:19 से मध्य रात्रि 0:13 तक। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल, दिन के 11:46 से 1:05 तक। गुलिक काल दिन के 10:27 से 11:46 तक। यमगंड प्रातः 7:48 से 9:07 प्रातः तक। वर्ज मुहूर्त रात्रि के 9:40 से 11:38 रात्रि तक।
और भद्रा देर रात्रि 2:32 से कल अपराह्न 3:47। भद्रा का वास आज स्वर्ग में है, जो कि शुभ। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। अंश के अनुसार सूर्य देव राशि परिवर्तन कल ही किए हैं और इसलिए ये कल बाल्यावस्था में है। शनि देव बकरी चल रहे हैं, बकरी चलते हुए अभी मार्गी हुए हैं, इसलिए अभी ही हुए अंश के अनुसार काफी कम है बाल्यावस्था। मंगल देव तथा बुध शुक्र देव अस्त चल रहे हैं, वहीं बुध देव बकरी चल रहे हैं। राहु और केतु हमेशा बकरी रहते। इस प्रकार बृहस्पति देव भी और शुक्र देव दोनों वृद्धावस्था में है और कमजोर है। चंद्रदेव आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए ये भी कमजोर अवस्था में है। तो कुल मिलाकर कहें, मंगल देव बुध देव और राहु और केतु, यही 4 ग्रह मजबूत स्थिति में आज। राशि के अनुसार यदि ग्रहों को स्थिति को देखें तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। ग्रहों की शक्ति यदि राशि के अनुसार देखा जाए तो बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह, मंगल की राशि में 2 ग्रह, चंद्र की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष की ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह है। और वे अपने नक्षत्र में जो ग्रह है वे हैं बृहस्पति देव और राहु देव। ग्रहों की शक्ति नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो बृहस्पति, शनि तथा केतु देव के नक्षत्र में 2 2 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल, ये तीनों ग्रह में ग्रहों के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, जब वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में आएंगे और वे नीच के होंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में चंद्रमा नीच हो। इस प्रकार पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में। दूसरा भाग, आज के तारे क्या क्या। इसे ताराबलन कहा जाता है। आपके समक्ष ताराबलन के समक्ष नक्षत्रों के नाम है। हॉरिजॉन्टल कॉलम में जो नक्षत्रों के नाम है वह आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उससे संबंधित है। और ताराबलन के नीचे जो कॉलम है उसमें जो नाम है उन्हें जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नाम, उनसे संबंध। और सुनता सुनता देखते कैसे, इन दोनों का मिलन जहां होता है, आपके नक्षत्र को देखें और आज के नक्षत्र के गोचर को देखें, चंद्रमा कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, दोनों का मिलान जहां होता है वही आपका आज का दिन होता है। उदाहरण स्वरूप यदि मृगशिरा चित्रा शर्मिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं और आद्रा स्वाति या शतभिषा नक्षत्र से हम देखना चाहते हैं तो दोनों अति मित्र की स्थिति में परिणाम होगा। कुल 9 तरह के शुभता के परिणाम आ सकते हैं। आज का तारा जन्म में संपर्क, विपद, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नैदानिक, मित्र आदि मित्र। जब आपका तारा आज का संपर्क, क्षेम, साधक, मित्र आदि मित्र में होता है तो शुभता का संकेत देता है। वहीं इसके विपरीत जन्म, विपद, प्रत्यरि और नैदानिक में हो तो चुनौती, बाधा और अशुभता का
फल की ओर संकेत करते हैं। जब भी आपका शुभ तारा या आज का तारा शुभ हो तो आप उस अवधि में अपने कार्यों को संपादित करने का, उन कार्यों को करने का प्रयास करना चाहिए ताकि कार्य में शुभता बनी रहे। जिस कार्य को आरंभ कर चुके हैं उसको भी खत्म करना चाहिए। वहीं जब यदि अशुभ तारा का संकेत मिल रहे हैं आपके, तो वैसी स्थिति में दैनिक कार्यों में सावधानी, जो काम आरंभ कर चुके हैं उसको खत्म करना है, सावधानी, और कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना है। इस अशुभ तारा को शुभ बनाने के लिए कोई भी उपाय करके जोखिम नहीं लेना है, क्योंकि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं जिसमें शुभता की अपेक्षा हो, तो वैसी स्थिति में जोखिम न लेने की सलाह और हमारा निवेदन। तो ये तारा बलम मुख्यतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नौ तारा चक्र पद्धति पर, जैसा हम प्रतिदिन बताते आए हैं, कि नौ तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर काम करता है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही अपना फल देते। कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह। कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची में सूचीबद्ध कर 3 श्रेणियां में रखी। और ये 3 श्रेणियां इस प्रकार है आपके समझ। और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा गया। केतु देव पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। और पहला जो ग्रह है उनको पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से मिला, ये का स्वामित्व मिला। यानी पहला 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को, दूसरा 11वां और 30वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को, तीसरा 12वां 21वां सूर्य देव को, दूसरा 11वां 20वां शुक्र देव को, तीसरा 12वां 21वां सूर्य देव को, चौथा 13वां 22वां चंद्रदेव को, पांचवां 14वां 23वां मंगल देव को। इसी क्रम में बढ़ते हुए 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और यह सूची इस प्रकार। अब फलित कैसे करते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र को हम चिन्हित करते हैं। यानी आज का चंद्रमा यदि बुध के नक्षत्र में है, तो हमारी जीवन की यात्रा बुध के नक्षत्र में, मान लीजिए आज के चंद्रमा श्लेषा ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में है जातक का, तो हमारी जीवन यात्रा बुध से शुरू हो। और बुध के दशा महादशा में ही हमारा जन्म होता है, और हमारी पिछले जन्म में जीवन यात्रा बुध के ही दशा महादशा में समाप्त हुई होती है। इसलिए जन्म कुंडली में जब भी आप जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें यह वर्णित होता है पिछले जन्म का शेषांश या केवल भोगांश भी होता है। और यदि बुध की अवधि जो है, उस अवधि में से जो पिछले जन्म में भोग चुके हैं, यहाँ तक कि वर्ष, माह और दिन, घंटे, ये सब याद। तो विभिन्न सॉफ्टवेयर विभिन्न तरह से दिखाते हैं। सार यही है कि हम जिस जन्म नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, वही दशा महादशा में हमारा जन्म, और गणना वहीं से आरंभ होती है। पहला ग्रह वही बनते हैं जो कि शुभता की श्रेणी में उनको नहीं रखा जाता। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं वे शुभ फल देते हैं। पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह जो बल होते हैं वे अशुभ फल देते हैं। अब बुध के संदर्भ में ही देखें, केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि शुभ फल देंगे।
वही बुध खुद शुक्र, चंद्र और राहु ये अशुभ फल देंगे। इस प्रकार हम कौन से ग्रह हमारे बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, ये आगे आगे ही जान जाते हैं। और इससे हम शुभ ग्रहों की दशा महादशा में शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से त्वरित गति से करते हैं, जिससे हमारे कार्यों में शुभता सुनिश्चित रहती है। वहीं यदि अशुभ दशा महादशा का फल होने वाला है, वैसे ग्रह जिनका दशा महादशा अशुभ ग्रह की श्रेणी में है, तो वैसे ग्रहों की महादशा में हम चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। और यह हमारे लिए अंततोगत्वा लाभकारी ही होता है, क्योंकि अचानक जब भी हमें कुछ घटनाएं घटती है या कुछ बातें होती है, बाधा होती है, जो भी होती है, तो हम उससे विचलित हो जाते हैं। कम से कम यहाँ पर विचलित तो नहीं हो। तो ये इस प्रकार हम ग्रहों के फल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह, उदाहरण स्वरूप संपत ग्रह जो हमारे हुए बुध के नक्षत्र में केतु देव जहां बैठे हैं, उस भाव से संबंधित, उस राशि से संबंधित यदि कार्य किए जाए तो संपत्ति तो हमें लाभ हो सकता है। उसी तरह से केतु देव के नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि हम बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो वे लाभकारी हो सकते हैं, क्योंकि वो संपत्ति के कारण। और इसी तरह से हम जो अशुभ ग्रह हैं उन उन व्यक्तियों से यदि हमारी संबद्धता होती है, संबद्ध होते हैं हम, तो हमारे लिए चुनौती, बाधा, परेशानी का सबब बन सकता है। तो ये सारी बातें हम जान सकते हैं अग्रिम रूप से, और ये हमारे लिए अंततोगत्वा लाभकारी हो सकता है। और यही वजह है कि नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति, इसको देखते हुए, इसको भांपते हुए, इसको समझते हुए हमने YouTube पर अलग से नवतारा चक्र पद्धति पर पोस्ट किया है वीडियो। और इसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली भी चर्चा, आप देखें, उससे लाभान्वित। आगे चलते हैं वापस ताराबलों। आज के तारे क्या संकेत लेकर आए हैं शुभता अशुभता के बारे में। विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए शुभता अशुभता की स्थिति आपके समक्ष। आज का चंद्रमा 5:11 पर तक वे विशाखा नक्षत्र में है, उसके बाद वे अनुराधा नक्षत्र में जाते। तो जिन नक्षत्रों के में जन्मे जातक के लिए आज सबसे ज्यादा शुभ है, वे है अश्विनी, माघा और मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज सबसे ज्यादा परेशानी है पहले भाग में, जब तक 5:11 संध्या तक। उसके बाद भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में जन्मे जातक के लिए, यानी शुक्र में जन्मे जातक के लिए ज्यादा परेशानी के कारण बन सकते। तो इस प्रकार हम फलित करते हैं। दूसरा उदाहरण भी हम देख सकते हैं। यदि पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक हैं, तो पहला भाग उनका जन्म का होता है, दूसरा भाग संपर्क का। और इस तरह से हम फलित देखते हैं। जब हम फलित करते हैं तो जब भी हमें अशुभ तारा, जैसा हमने आरंभ में कहा था, अशुभ तारा की स्थिति में हम अपने आप को संयमित रूप से सावधान पूर्वक अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं और नया कार्य आरंभ नहीं करते। हमने आरंभ में भी कहा था कि कोई भी उपाय अशुभ तारा को शुभ बनाने के लिए उपाय करके जोखिम न। जानकारी के लिए आपके समक्ष जिसे हम पुनः दोहराते हैं कि कोई भी आप उपाय न करें और जोखिम नहीं। जानकारी के लिए जो किताबों में लिखा है उसे हमने संकलित किया है, लेकिन यह हमने भी इसका उपयोग नहीं किया, इसलिए आपसे भी अनुरोध करते हैं कि इसको अपना कर उपयोग कर जोखिम नहीं लें।
तारा यदि जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय में है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो मुहूर्त त्याग जरूर, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। यह किताब होगी, किंतु हम जोखिम लेने के लिए फिर पुनः मना कर। चलिए तीसरे भाग में आपको ले चलो। तीसरा भाग, आज का चंद्रमा राशि परिवर्तन तो दिन के 10:26 पर है, जबकि वृश्चिक राशि में जाकर नीच के। तो आज का चंद्रमा तुला से वृश्चिक में जाने वाले हैं। जब तक तुला राशि में है तब तक के फल, और जब वृश्चिक में जाएंगे तब तक के फल आपके साथ प्रस्तुत, जिसे चंद्र बलम कहते हैं। यह जन्म राशि के अनुसार ही देखा जाता है, और जन्म राशि के अनुसार आज के दिन कैसे हैं, क्या संकेत हैं। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति। पहला देखिए, मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातक के लिए पहला भाग उत्तम रहने वाला है। वहीं दूसरा भाग वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के सकते हैं। शेष ग्रहों की राशि, शेष राशि के जातकों के लिए सावधानी थोड़ा बरतने की जरूरत है, अशुभता के संकेत में। अब आपका स्वागत है चौथे भाग। चौथा भाग चौघड़िया से। जैसा हमने आरंभ में कहा था कि इसकी उपयोगिता काफी है। यह एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ हो, या हम पहली बार कार्य करने जा रहे हो, या ग्रहों से संबंधित कार्य, सभी के लिए यह उपयोगी होता है। संक्षेप में बता, इसकी प्रस्तुति हमने YouTube पर अलग अलग हिंदी और अंग्रेजी में रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी चौघड़िया अंग्रेजी में, जैसा हमने आपको आरंभ में बताया। आप उसे देखकर लाभान्वित हो सकते, ज्ञानवर्धक भी है। संक्षेप में हम बता दें कि कुल 8 चौघड़िया होता है। दिन का 8 चौघड़िया, रात का। ये 8 चौघड़िया जो होते हैं, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए सभी 8 चौघड़िया को 7 में से 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ, और 8वां चौघड़िया जो आदि चौघड़िया होता है वही चौघड़िया हुआ करता है। इसलिए कुल 8 चौघड़िया, नामकरण 7 का, और 7 साप्ताहिक दिनों से संबंध है। और ये 7 साप्ताहिक दिनों से संबंध रखकर ये संबंध हुआ, और स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं 7 उनके ग्रहों के स्वामी से, यानी दिन के स्वामी से। उदाहरण स्वरूप आज बुधवार है, तो बुधवार का लाभ चौघड़े से दिन आरंभ होगा, लाभ चौघड़े से समाप्त भी होंगे। और यह बुध देव से संबंध रखता है। किसी भी कार्य विद्या को सीखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो वह ज्यादा फलदायी होता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो सातों चौघड़िया का संबंध 7 साप्ताहिक दिनों से, 7 साप्ताहिक दिनों का संबंध 7 ग्रहों से, और 7 ग्रह विभिन्न विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। विशेष प्रयोजन के लिए यह उपयोगी होते हैं, इसलिए इनका उपयोग शुभता के लिए किया जाता है। तो ग्रहों से संबंधित कार्य से के संबंध में भी हम चौघड़िया से संबंध होंगे, इसलिए इस चौघड़िया की स्थिति और मजबूत होती है, और इनके क्षेत्र बढ़ जाते हैं। दिन, जब भी चौघड़िया को हम देखें तो दिन का चौघड़िया वार बेला, काल बेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है। वही रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। जब भी दिन का चौघड़िया इनसे ग्रसित हो, तो कोई भी चौघड़िया जब अशुभता से भी व्याप्त हो, तो उस चौघड़िया को त्याग देना। दिन, दिन जो होता है, सूर्य, दिन में सूर्य का अधिपत्य होता है, सूर्य के नाम पर ही दिन होता है, और सूर्य ही शासक होते हैं दिन। और सूर्य तथा उनके पुत्र शनि से कटुता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया, काल चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वही रात्रि चंद्रमा का अधिपति, चंद्रमा का, और चंद्रमा के पुत्र बुध चंद्रमा से नाराज है,
इसलिए उनका जो चौघड़िया बुध का, वो लाभ चौघड़िया रात्रि में, वह काल रात्रि से ग्रसित होता है। इस प्रकार सभी हम चौघड़िया के बारे में, शेष चौघड़िया जो अशुभता से अधिक नहीं है, उसका उपयोग करते हैं। यह आपके अनुभव के आधार पर हमें जानकारी दी कि तीन का चौघड़िया जो काल वेला का चौघड़िया है, वह वार में काल वेला से ग्रसित होता है, काल चौघड़िया, और रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित प्रतिदिन। आज का चौघड़िया कैसा है? आज का चौघड़िया, जब तक दिन का चौघड़िया अधिक है तो लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया, शुभ चौघड़िया, उद्वेग, क्षण और संध्या का लाभ चौघड़िया, ये शुभ है। और रात्रि का उद्वेग, शुभ, अमृत, क्षण, रोग, काल और पुनः रात्रि समाप्ति पर उद्वेग चौघड़िया, ये काल चौघड़िया जो दिन में 9:07 से 10:27 तक है, वो काल वेला से ग्रसित है, जैसा हमने पहले बताया है। और रोग चौघड़िया जो 11:46 से 1:05 तक है, वे वार वेला और राहु काल से ग्रसित है। और ये रात्रि का लाभ चौघड़िया जो 3:08 से 4:49 भोर तक है, वह काल रात्रि से। इन चौघड़िया का त्याग कर शेष चौघड़िया का उपयोग हम अपने कार्य में शुभता सुनिश्चित करने हेतु कर सकते और करते हैं। इस प्रकार हम चौथे भाग की प्रस्तुति समाप्ति के बाद पांचवें भाग में आपका स्वागत। पांचवा भाग अंक ज्योतिष, अंकों को समझने के उद्देश्य से, अंकों को जानना, पहचानना, अंकों के गुणों को पहचानना और समझना, इस एक और उनका सही उपयोग करना, यही इस प्रस्तुति का उद्देश्य। क्योंकि अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों के साथ हम बढ़ते पलते हैं, और अंकों को नहीं समझने से हमें हमारे जीवन में कई तरह की रुकावटें, बाधाएं आती हैं। तो चलिए आइए अंक ज्योतिष से समझें, अंकों को समझें, आप अपने अंकों को समझिए। तो अंक ज्योतिष में पहला सूत्र है कि एकल अंक में ही अंक प्रयोग होते हैं, और वे अंक 1 से 9 तक होते हैं। इसमें कहीं भी दो अंकों का अंक नहीं आता है। सो 1 से 9 तक अंक की ही गणना करते हैं, शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। और ये अंक 1 से 9 तक के अंक जो है, इसमें पांचवा अंक जो होता है वो मजबूत स्थिति में होता है, क्योंकि वह मध्यस्थता का काम करता है, दोनों को बैलेंस करके रखता है। जब भी, क्योंकि अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, दो अंकों या दो अंकों का से ज्यादा का समूह जब भी एक जगह ऐसे अंक बने, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, और फिर ज्योतिष के सूत्र, अंक ज्योतिष के सूत्रों से उसकी व्याख्या करते हैं, कितना शुभ है, कितना शुभ। ये अंक 1 से 9 तक है, इनके शासक ग्रह अलग अलग ग्रह है। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों के अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने तत्व होते हैं, अपनी अपनी ऊर्जाएं होती हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कोई जन्मतिथि में हमारे कोई अंक मिसिंग हो, नहीं हो 1 से 9 तक के अंक के बीच का, तो उन ग्रहों से, उनसे संबंधित ग्रह की ऊर्जा तत्व हमारे हमारे लिए असंतुलित और वह नुकसानदायक होता है। वहीं कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि कोई एक खास अंक 2 बार से ज्यादा रिपीट हुआ है, कि 2 बार दोहराया गया है, 2 बार से ज्यादा, और ऐसी स्थिति में उस ग्रह से संबंधित जो गुण है, तत्व है, उसकी अधिकता हमारे हमारे लिए होती है, जो कि हमारे लिए अलाभकारी। अंकों को इसलिए समझना जरूरी है। अंकों को उनके ग्रह ग्रह से संबंधित महत्ता तथा उपयोगिता को देखते हुए उन्हें विशेष नामों से भी जाना जाता है। एक को राजा या सरकार से,
या नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए बॉस किस सूत्र से संबंधित है? 2 का रानी और बिजनेस पार्टनर से, चंद्र से संबंध है। 3 बृहस्पति से संबंध, गुरु या सलाहकार से। 4 राहु से संबंध, शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्ति। 5 बुध इनके शासक हैं, राजकुमार। 6 जिनसे शुक्र संबंधित है, मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्ति। 7 केतु से संबंध, धर्म गुरु या भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8 समाज के नीचे तबके के लोग, शनि से संबंध है, समाज के नीचे तबके के लोग। और नौकर चाकर हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, साथ ही न्याय है। और अंत में 9 जो मंगल से संबंध है, सेनापति, पुलिस, डॉक्टर या पुलिस, इन नामों से इनको जाना जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं। ये अंक हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, और ये अंक ही हमारे जीवन में ये मूलांक और भाग्यांक बनकर हमारे पूरे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। अंक ज्योतिष, ये अंक जो है हमें जन्म तिथि के रूप में मिलते हैं। जन्म का तिथि और माह, ये 2 अंकों का होता है, और वर्ष 4 अंकों। और नियम के अनुसार सभी को एक अलग में परिवर्तित कर लेते हैं। आज हमने किसी जन्म तिथि, जिसका जन्म तिथि लिया है, उस व्यक्ति का, पुरुष है, उस व्यक्ति का जन्मदिन आज ही है, 17/12/1978, जो हमने गूगल से लिया है। और इसका कोई केवल गणना के उद्देश्य से लिया है, सीखने के उद्देश्य से लिया है। तो 17/12/1978 जो गूगल से लिया तिथि है, इसका 17 को जब एक अलग में परिवर्तित करते हैं तो 8 होता है, 12 को जब कन्वर्ट करते हैं तो 3 होता है, और यानी माह को और वर्ष को जब करते हैं तो 7 होता है। तिथि और, यहाँ आपको बताते चले, तिथि और माह 1 अंक के भी हो सकते हैं, 2 अंक हो सकते हैं, किंतु वर्ष हमेशा 4 अंक के होते हैं। लेकिन ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो अंक होते हैं, ये जन्म तिथि, वे हमेशा स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, हमारे गुणों को बताता है, इसलिए इसे ड्राइवर भी कहा जाता है। वहीं तिथि वर्ष और माह को जोड़ने के बाद एकल अंक में जब परिवर्तित होता है तो वह हमारे लिए कंडक्टर कहलाता है, जो हमारे भाग्यांक हिंदी में भी कहलाता है। तो बोलचाल की भाषा में उसे कंडक्टर कहते हैं। जिस प्रकार बस के लिए ड्राइवर और कंडक्टर, गुलाम को हम ड्राइवर कहते हैं, जिस तरह बस को सुचारू रूप से चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर में शत्रुता नहीं होनी चाहिए, ठीक हमारे जीवन के लिए भी है कि ड्राइवर और कंडक्टर अंक आपस में शत्रु नहीं। पहला से आपका जो रूल है, जो नियम है ज्योतिष का, यह एक यह भी है। और ये ड्राइवर और कंडक्टर का जो गुणांक और भाग्यांक का जो रिलेशनशिप है, यह पूरे जीवन में चलता है, इसे हम बदल नहीं सकते। हाँ, कुछ अंक लाकर इसके बीच मध्यस्थता कर सकते। तो अंक ज्योतिष में मूलांक और भाग्यांक का बहुत ज्यादा महत्व। तिथि को पुनः बता दें, तिथि जो होता है वह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। माह, तिथि और माह मिलकर हमारे बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, और तिथि माह और वर्ष को मिलाकर हमारा भाग्यांक बनता है। वर्ष को केवल लेकर चलते हैं, और तब हम एंजल नंबर निकाल सकते हैं, जो कि भविष्य में यह काफी उपयोगी है। तो आज का हम इस जातक का यदि देखें तो मूलांक 8 है, भाग्यांक 9 है, एंजल नंबर 4 है,
एंजल नंबर निकालते हैं पूरे तिथि को, वर्ष को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करके, और जो कि 7 आया, और ये परिवर्तित करते हैं, और पुरुष के लिए 11 से 21 में घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़। तो चूंकि ये पुरुष का है, इसलिए इसमें 11 में से 7 घटाए तो 4 हुआ। अब आइए बाहरी व्यक्तित्व जाते हैं। बाहरी व्यक्तित्व 2 अंक बता रहे हैं। 2 अंक बताने का तात्पर्य यह चंद्रमा से संबंध। इस प्रकार ये स्टैटिक अंक होते हैं, जो हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होते हैं, और ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंकों से कुछ सृजित अंक होते हैं। लांक, भाग्यांक, एंजल नंबर, एटीट्यूड नंबर आदि आदि। और ये अंक इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यदि हम ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो गए, हमारे लिए परेशानी का सबब पूरे जीवन भर चलता। और इसलिए इस अंक को संतुलित करने के लिए हम एक अंक की खोज करते हैं, व्यवस्था करते हैं, जो कि जीवन के आरंभ से ही अंत तक चले। और वह अंक मोबाइल अंक नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक स्टेज पर आता है, जीवन के एक पड़ाव पर आता है, बदलता है, बार बार बदल सकता है। गाड़ी संख्या ये वही स्थिति है। इसलिए सबसे बेहतर होता है नामांक। यहाँ नामांक में जाने के पूर्व आपको वह अंक बताए जो 1 से 2 बार है। अब आप देखें कि यह जो आपके पास सूची है, यहाँ पर 4, 9, 2, ये मिसिंग अंक जो है 3 और ये 5, तथा 6 अंक मिसिंग। शेष अंक सभी आपके सामने लिखे गए हैं, यह टेबल पे, यह परमानेंट है, इनका स्थान है। जब हम देखते हैं इनका जो ऊपर का, यानी पहला रो जो है, वह सभी बॉक्स भरे हुए हैं, यानी 100% है। ये इंटेलिजेंसिया लेवल बताता है। दूसरा भाग यह इमोशनल लेवल बताता है। तीसरा भाग प्रैक्टिकल बताता है, जो कि रो में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकली यदि कहें तो वर्टिकली पहला जो रो होता है वह हमारे सोचने की क्षमता को दर्शाता है। दूसरा रो जो होता है हमारे आत्म बल, विल पावर का होता है, आत्मबल का होता है। और अंतिम जो होता है वह हमारे कार्यशैली को दर्शाता है, कार्य क्षमता को दर्शाता है। तो जहां तक का इंटेलिजेंसिया लेवल देखें 100% है, 100%। वही यदि इमोशनल प्लेन कहें तो कम है, 33% है। और प्रैक्टिकल प्लेन 100%, 66%। वर्टिकली यदि देखें तो थॉट प्लेन जो 4, 3, 8 मिलकर बनता है वह 66% है। विल पावर प्लेन 66% है, और एक्शन 66। अब आते हैं इसी अनुरूप में, यहाँ पर जातक को देखें तो यदि जातक का उपाय करने के लिए इस चार्ट को देखना अत्यावश्यक था, क्योंकि हम मूलांक और भाग्यांक को जो अंक लाएंगे सुधारने के लिए, वह ऐसा अंक लाएंगे जो है मिसिंग हो, दोनों के दोस्त हों, मूलांक और भाग्यांक के साथ ही साथ यह अगर मिसिंग अंक नहीं है तो ऐसा अंक सृजित करें, कोशिश करें जिससे अंकों की जो और हमारे अंकों में ज्यादा बढ़े हुए अंक हैं। उदाहरण स्वरूप इस चार्ट को देखें तो कभी भी हम 1 अंक की व्यवस्था नहीं करेंगे, 9 अंक की व्यवस्था नहीं करेंगे, 7 अंक की व्यवस्था नहीं करेंगे, क्योंकि ये 9 अंक और 7 अंक, 8 अंक, ये 3 अंक 2 बार आ चुके हैं। साथ ही साथ 1 अंक कई बार आ चुका है, इसलिए इन अंकों से हम परहेज करें। अब आप नामांक, हमने कहा था कि नामांक ऐसा होता है जो कि जीवन के शुरू के पड़ाव से हम जन्म लेते हैं, और हमारे धरती के ईश्वर माता पिता, दादा दादी आदि हमें हमारा नामांक तय कर, नाम तय करते हैं। और नामांक जो होता है
और यह नाम हमारे जीवन के अंतिम पड़ाव तक चलता है, उसके बाद भी चलता है। इसलिए जन्म के बाद निर्धारित होने के बावजूद यह स्थायी होता है। यदि नाम का आप देखें, नामांक हमारा निकालने के लिए आपको जो दुविधा थी कि नाम में अक्षरों का होता है तो नामांक कैसे, तो सभी अक्षर जो है उनके अंकीय मूल्य होते हैं, और इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर देते हैं और फिर अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। और आज जिसका ये जो दिन है उनका नाम है रितेश देशमुख। ये एक्टर है, फिल्म से रिलेट करते हैं। इनका जो है यदि नामांक देखें, एक पर आता है। यहाँ पर नामांक के, चूंकि नाम में क्या होता है कि एक ऊर्जा होती है और नाम के पहले अक्षर से ही ऊर्जा शुरू होती है, इसलिए नाम का पहला अक्षर भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु न हो। नाम मूलांक और भाग्यांक का शत्रु न हो। हम पूरे जीवन काल में जो भी अंक व्यवस्था करें वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक नहीं हो, यह सुनिश्चित जरूर करें, तथा दो बार से ज्यादा रिपीट नहीं। तो चलिए, आज आपको एक संशय होगा कि आखिर शत्रु अंक कौन कौन, कैसे पहचान। तो आपके समक्ष आपके समक्ष शत्रु अंक प्रस्तुत। और ये शत्रु अंक 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9, ये सभी के शत्रु अंक। अब देखें, इस जातक का जो मूलांक है 8 है, भाग्यांक 9 है। अब आप देखें 8 के 9 शत्रु है या नहीं, 9 के 8 शत्रु है या नहीं, दोनों आपस में शत्रु। और इनके एक अंक नहीं हो सकते क्योंकि एक अंक की अधिकता भी है, और 1 8 का शत्रु और शत्रु है 1 और 8। इसलिए इन्हें जब भी हम व्यवस्था करेंगे 5 अंक का व्यवस्था बेहतर होता है। यदि इनका नाम का पहला अक्षर देखें, यह मूलांक जो 8 होता है इसका भी शत्रु, और 9 में भी मूलांक जो इनका जो नाम का पहला अक्षर है वह भी शत्रु। आपके समक्ष दो सूची हमने रखी है। पहला है जो अंक आपस में शत्रु है, दूसरा है जो अंक जिनके अक्षर शत्रु। तो आपके समक्ष यह सारणी हमने प्रस्तुत की। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसको कैसे ठीक करना हो। तो इस प्रकार हम इस सूची को यदि देखें तो एक और बात स्पष्ट होती है कि कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने ही के शत्रु होते हैं। जैसे इस जातक का यदि मूलांक और भाग्यांक 8 होता दोनों, क्या ये मित्र होते? नहीं, क्योंकि 8 8 का शत्रु है। यदि मूलांक और भाग्यांक दोनों 9 होते तो क्या यह सही होता? नहीं, यह भी सही नहीं होता। मूलांक और भाग्यांक यदि एक है तो वो चल सकता है, लेकिन यदि 4 है तो वह नहीं चलेगा। इस प्रकार कुछ अंक ऐसे हैं जो कि पूर्णांक और भाग्यांक जो कि अपने के हिसाब। तो हम इन अंकों को पहचानते हैं, समझते हैं और इसका सही उपयोग कर अपने लिए शुद्धता लाने का प्रयास करते हैं। इसी उद्देश्य से अंकों को पहचानना, जानना और शत्रु अंकों को अटकने नहीं देना, यही इस अंक यदि जाने पहचाने तो यह हम कर सकते हैं। और बहुत आसान है, अंकों को सही ढंग से उपयोग करना आसान है क्योंकि 1 से 9 ही अंक है। तो अंत में आपके ज्ञान के लिए बोनस, पर्सनल ईयर कैसे निकालें। पर्सनल ईयर निकालने के लिए कि यह साल कैसा भी गुजरेगा,
तो सबसे पहले रनिंग एज निकाला जाता है। रनिंग एज जातक का 2 है, 3 है। रनिंग एज जातक का 3 है। और इनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है, पर्सनल ईयर निकालने के लिए जो ओरिजिनल मूल जो इनका जन्म तिथि है उसमें वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को रिप्लेस करते हैं और फिर जोड़ देते हैं इनको। आप देखेंगे जब हम जोड़ते हैं तो इन जातक का पर्सनल ईयर 2 निकलता है, और ये 2 अंक जो होते हैं, रनिंग एज 3 है, 3 और 2 आपस में मित्र है, और साथ ही साथ 3 जो अंक है 8 और 9 के भी शत्रु नहीं है। इसलिए यह रनिंग एज सही है, किंतु जो वर्ष का ये है वह 2 है। इसलिए अगर हम कहें मिला जुला कर वर्ष यह ठीक ठाक रहेगा, कुछ बाधाएं आ सकती, इमोशनल इश्यूज कुछ आ सकते हैं, चंद्रमा है। तो इस तरह से हम अंकों के बारे में जानते हैं और समझते हैं। आशा करते हैं कि अपने आपके लिए प्रस्तुति अच्छी हुई होगी, ज्ञानवर्धक हुई होगी और उपयोगी हुई। आज का अंक विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए क्या संकेत लेकर है। आज का जो अंक होता है 2 होता है। 2 अंक मित्र जिसके होते हैं वे 1, 2, 3 और 5 से होते हैं। यानी जिस जातक का जन्म 1-10-19-28 को हुआ है, 2-11-20-29 को हुआ है, 3-12-21-30 को हुआ है और 5-14-23 को हुआ है, उनके लिए दिन अच्छे होने की संभावना है। एक के साथ काफी अच्छा संबंध रहता है, इसलिए उनका 1-10-19-28 का आज का दिन काफी उपयोगी। वहीं 6-15-24 को जन्मे जातक के साथ तटस्थता का संबंध होता है, 6 अंक के साथ 2 का, इसलिए इनका दिन साधारण होने की संभावना। शेष अंक में तिथियों को जन्मे जातक के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, खास करके 4-13-22-31, 7-16-25, 8-17-26 और 9-18-27, ये अंकों को सावधान रहने की जरूरत। इस प्रकार हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त हो। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी, ज्ञानवर्धक तथा रोचक रहा हो। हमने हर प्रयास किया इस प्रस्तुति को रोचक बनाने का, उपयोगी बनाने का और ज्ञानवर्धक रखने का। तो यदि आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके, आप उसे लाभान्वित हो सके। यदि आप इस प्रस्तुति में कुछ बेहतरी के लिए कुछ सुझाव आपके पास है तो हमें सुझाव जरूर दें। इस शर्तों के साथ हम आगे चले, विदा लें आपसे। हम कामना करते हैं कि श्री गणेश, मां शारदे, बुद्ध तथा बुद्ध देव की असीम कृपा आप सभी पर। जय श्री गणेश, जय मां शारदे, जय बुद्ध देव।